डॉक्टर बिंदु हैं, अभी यूएसए से जुड़ी हुई हैं। ये साइकियाट्रिस्ट हैं, वहाँ प्रैक्टिस करती हैं और सबसे अच्छी बात है कि ये योगा में भी काफ़ी दिलचस्पी रखती हैं, काफ़ी योगा कर रही हैं ये। तो ये जो आज इन्होंने टॉपिक रखा है मेंटल हेल्थ एंड योगा, ये कनेक्ट है, तो ये काफ़ी हमें उम्मीद है कि हम सभी लोग इससे काफ़ी लाभ उठाएंगे। इनके थ्योरेटिकल बैकग्राउंड और जो इनके एक्सपीरियंस हैं, इन दोनों से हम काफ़ी लाभ आज इनके टॉक से उठाएंगे। बट बिफोर सी स्टार्ट्स, जस्ट आई वांट टू पुट अक्रॉस ए पॉइंट that relationship between mind and yoga is very, very old. Even Patanjali, Rishi Patanjali in Yoga Sutra, he has told that yogasya chit vritti nirodha means योग से माइंड का जो मॉडिफिकेशन और या फ्लक्चुएशन होता है तो उसको रोकने में काफ़ी मदद मिलती है। तो आज हम इसी से शुरुआत करेंगे और नाउ इट्स ओवर टू यू डॉक्टर बिंदु, प्लीज कैरी ऑन। नमस्ते। मैं शुरुआत में ये बताना चाहती हूँ कि ऑफ कोर्स मामा जी ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। यस, आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग योगा फॉर अ लिटिल व्हाइल नाउ, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वो है द कॉम्बिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो हमारे बॉडी से कनेक्टेड है और हमारा बॉडी जो है हमारे माइंड से कनेक्टेड है। सो it is one can influence the other. This is my special area of interest, even though मैं psychiatrist practice करती हूँ, पर research is my interest और मैं research बहुत साल तक किया था। तो इसी संबंध में मैं ये प्रेजेंटेशन करना चाहती, क्योंकि कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारा शरीर और शरीर में कोई तकलीफ हो रही है तो उससे हमारे माइंड का क्या संबंध है, और अगर माइंड में तकलीफ हो रही है तो शरीर का क्या संबंध है। लेकिन ये पाया गया है कि ये एक्चुअली तो इंटरकनेक्टेड है ही और इनका एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होता है। टू स्टार्ट द टॉक, मैं एक केस रिपोर्ट से प्रेजेंट करना चाहूंगी। केस रिपोर्ट एक मेथड होता है किसी भी रिसर्च में। मैं बार बार रिसर्च का यूज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारी चीजें बहुत लोग बोलते हैं कि ये ऐसा होता है तो ऐसे हो जाता है, ये ऐसा होता है तो ऐसे हो जाता है, मैंने ऐसे किया तो बहुत फर्क पड़ा। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसको हम लोग एनेक्डोटल एविडेंस कहते हैं, मतलब एक आदमी की अपनी एक्सपीरियंस से ये बात हुई है। लेकिन रिसर्च क्या कहता है कि रिसर्च में आप क्या करते हो कि आप एक्चुअली केस और कंट्रोल, मतलब एक कुछ लोगों को इकट्ठा किया जाता है जिनका सिमिलर एक्सपीरियंस होता है, फिर देखा जाता है कि कोई भी इंटरवेंशन से, चाहे वो दवाई हो चाहे वो योगा हो, उससे क्या चेंज आया है। तो मैं इसमें बिलीव करती हूँ और हम सभी को इसमें बिलीव करना चाहिए, क्योंकि देयर इज abundant information everywhere ऑन द इंटरनेट। अगर आप किसी भी टॉपिक पे गूगल करिएगा तो आपको 25 चीज मिल जाती हैं। लेकिन क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव रिसर्च क्या हुआ है। रिसर्च मतलब किसी की लोगों ने जब कंपेयर किया, मेरे को डिप्रेशन है और किसी और को डिप्रेशन है, लेकिन उनको सिमिलर इंटरवेंशन से कंपेयर किया गया, जिनको क्या इफेक्ट साइज हुआ, क्या फायदा हुआ। तो मैं आपको इस बारे में सोचना, जो मेरा सारा प्रेजेंटेशन है वो रिसर्च पे बेस्ड है। ये नहीं कि मैंने ऐसा देखा था, क्योंकि कोई भी कुछ भी कह सकता है। वो हम लोग छोटे थे तो मेले में जाते थे तो वहां पे कहते थे कि नुस्खा आजमा लीजिए, इससे आपके सारे दर्द ठीक हो जाएगा। तो मैं इसमें बिलीव नहीं करती हूँ। तो मैं पहले आपको एक केस रिपोर्ट बताती हूँ। मैं इमरजेंसी रूम में भी काम करती हूँ और इसमें एक पेशेंट का रिपोर्ट मैं आपको बता रही हूँ कि ये 35 ईयर ओल्ड औरत थी, ये टीचर है। ये समय है कोविड का। कोविड ने हमें बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में चेंज की, हम सबको बहुत तकलीफ हुई और हम सभी जानते हैं किसी न किसी को किसी का डेथ हुआ है या किसी को ये बीमारी से तकलीफ हुई है। मुझे खुद कोविड 2 बार हुआ है। पर जो केस रिपोर्ट है ये एक
35-year-old फीमेल का, वो टीचर थी, वो इमरजेंसी रूम में आई, सुइसाइडल आइडिएशन, मतलब वो बोल रही है मेरे को जीने की इच्छा नहीं, मैं मर जाना चाहती हूँ। और मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि मैं अमेरिका में प्रैक्टिस करती हूँ, तो अक्सर लोग सोचते हैं कि ये तकलीफें अमेरिका में ही होती है, इंडिया में नहीं होती, पर ऐसा नहीं है, इंडिया में भी बहुत होती है। और हम सब न्यूज रिपोर्ट में पढ़ ही रहे हैं कि कितने लोग, कितने बच्चे स्पेशली सुइसाइड कर रहे हैं। पर चलिए, ये तो दूसरे समय की बात है। तो ये जो औरत आई, ये कोविड का समय था, इसके ये पहले कभी इसको कोई मानसिक रोग नहीं था, कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी, और ये कोई मतलब शराब या ड्रग्स का यूज नहीं करती थी। लेकिन ये 4 वीक से इंक्रीजिंगली डिप्रेस्ड हो रही थी और ये अपना ख्याल नहीं कर रही थी। डिप्रेस जब हम कहते हैं तो हमारा मतलब है कि हमारा मतलब, मेरा ये मतलब है कि वो अपना ख्याल नहीं रखना, सोना नहीं, मरने की बातें करते रहना, हर समय सोचना कि मेरे जीवन का क्या फायदा है, इस तरीके की। और इसमें एक और भी था कि सारा उसका क्लासेस ऑनलाइन हो गया था, बच्चों से उसका इंटरेक्शन फिजिकली जो स्कूल जाती थी वो नहीं हो रहा था, सब कंप्यूटर पे हो रहा था, और वो बहुत समय कंप्यूटर पे स्पेंड कर रही थी। तो ये केस रिपोर्ट मैं इसलिए प्रेजेंट कर रही हूँ क्योंकि इससे संबंधित जो मैं नेक्स्ट स्लाइड है उसमें मैं आपको बताऊंगी इससे इसको फायदा क्या हुआ। तो मैंने इनको एक थोड़ी सी दवाई शुरू की। एक ज़ोलॉफ्ट एक दवाई होती है जो कि डिप्रेशन में इंडिया में भी मिलती है, उसको सर्ट्रेलिन कहते हैं, पर मैंने ये बहुत छोटे डोज पे दवाई शुरू की। और उसके साथ साथ मैंने इनको भेजा एक इंटेंसिव आउट पेशेंट प्रोग्राम। अगेन, ये सारी तरीके की प्रोग्राम इंडिया में भी अवेलेबल है। इसमें क्या होता है कि आप 3-4 हफ्ते तक हर रोज जाते हो और वहां पे 3 घंटे से ज्यादा स्पेंड करते हो। पर इसमें इस प्रोग्राम में यूनिक चीज क्या था कि ये माइंडफुलनेस और योगा का संबंध था। आगे की स्लाइडों में मैं आपको माइंडफुलनेस के बारे में ज्यादा बताऊंगी, पर इस केस रिपोर्ट को खत्म करने के लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि 3-4 हफ्ते के बाद जब उसका वो इंटेंसिव आउट पेशेंट ग्रुप थेरेपी खत्म हो गया तो वो मेरे पास आई। तो मैंने उसको आउट पेशेंट में देखा तो वो उसको कोई सुइसाइडल आइडिएशन खत्म हो गया था, मतलब उसको मरने की इच्छा नहीं हो रही थी। उसके डिप्रेशन में भी बहुत कमी हुई थी। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मैंने उसको दवाई भी शुरू की थी, लेकिन एक अंतर इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जो कि मुझे बताता है कि इसे ये ग्रुप थेरेपी से ज्यादा फायदा हुआ था योगा से और माइंडफुलनेस से, क्योंकि ये जो डिप्रेशन की गोली होती है ये यूजुअली इसका असर शुरू होता है 3 से 4 हफ्ते में, तो और उससे पहले ही इसका डिप्रेशन और सुइसाइडल आइडिएशन बिल्कुल खत्म हो गया। और दूसरी बात है कि मैंने उसको बहुत छोटे डोज पे भी दवाई शुरू की थी। सो दैट मेक्स मी थिंक कि ये योगा और माइंडफुलनेस का जो ग्रुप थेरेपी था उसका फायदा है। तो ये जैसे ये जो स्लाइड है इसमें मैंने एक बहुत फेमस रिसर्चर है और साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि हार्वर्ड में काम करते हैं, उन्होंने सबसे पहले शुरू किया था। ये माइंडफुलनेस का टर्म दिया गया। तो ऑब्वियसली हम लोग जो इंडिया में रहते हैं ये जानते हैं और कि ये हम बहुत समय से हमारे योगी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मतलब एक टर्म दिया जो कि आज की डेट में बहुत ही कॉमन है अमेरिका में। तो माइंडफुलनेस का क्या मतलब होता है? माइंडफुलनेस मीन्स पेइंग अटेंशन इन अ पर्टिकुलर वे ऑन पर्पस इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड नॉन जजमेंटली, जो कि हम जब हम योगा में साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हम ऑलरेडी इसको करते हैं कि हम जैसे हम सांस अंदर कैसे जा रही है, बाहर कैसे जा रही है। ऑब्वियसली मामा जी ज्यादा अच्छी इस बारे में बता सकते हैं, लेकिन मतलब ये जो सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं ये क्या करते हैं कि ये हमारे माइंड को हमारी बॉडी से कनेक्ट करते हैं, ज्यादा अवेयर बनाते हैं। तो ये टाइप की जो एक्सरसाइज है ये योगा का एक बहुत ही मेजर कंपोनेंट है। मतलब ये एक डेफिनेशन कहा जा सकता है योगा के बारे में कि योगा इज अ फॉर्म ऑफ माइंड बॉडी इन फिटनेस। और भी जो सारी तरीके की फिटनेस होती है उसमें ज्यादातर
या तो मसल हम वेट्स उठा रहे हैं या हम एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब कि हम अपने लंग्स को स्ट्रांग कर रहे हैं और हार्ट को स्ट्रांग कर रहे हैं। पर योगा एक यूनिक एक्सरसाइज है जिसमें माइंड और बॉडी का कॉम्बिनेशन, उसके फिटनेस पे ध्यान दिया जाता है। जैसा कि पाया गया है डेफिनेशन में कि योगा इज अ फॉर्म ऑफ माइंड बॉडी फिटनेस दैट इन्वॉल्व्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी, हम ये जो सारे योगा के पोज करते हैं, एंड उसके साथ साथ इंटरनली डायरेक्टेड माइंडफुल फोकस ऑन अवेयरनेस ऑफ सेल्फ, हमारे अपने ऊपर हम ध्यान लगाते हैं, कैसे हमारी सांस जा रही है, द ब्रेथ, द एनर्जी। तो किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में जिसमें ये माइंडफुल अवेयरनेस आता है उसका दुगुना फायदा होता है। और आज की डेट में बहुत सारी रिसर्च इस बारे में भी हो रही है कि ये जो बैलेंसिंग पोज होते हैं, जैसे कि योगा में होते हैं वो त्रिकोण आसन या वो ट्री पोज जो होता है, ये सब बैलेंसिंग पोज होते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको मतलब आप चाह के भी आपको बहुत ज्यादा अपने मसल पे ध्यान देना पड़ता है, एंड दैट इज द बेसिस ऑफ माइंडफुलनेस। आप अपना दिमाग जो है वो आलतू फालतू की चीजों पे नहीं, आप अपना बैलेंस बनाने में लगाते हैं। एटलीस्ट मेरे को तो लगाना पड़ता है, जब भी मैं ये कोई पोज करने की कोशिश करती हूँ तो मुझे तो बहुत ही ध्यान देना पड़ता है अपने मसल्स पे, एंड दैट इज माइंडफुलनेस। या जैसे कि हम प्राणायाम करते हैं तो उसमें हम अपने ब्रीदिंग पे ध्यान देते हैं, सूर्य नमस्कार में हम अपने ब्रीदिंग पे ध्यान देते हैं, मतलब सब। तो दिस इज अगेन द कनेक्शन बिटवीन आवर माइंड एंड बॉडी। तो वो जो प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको उस औरत के बारे में बताया था, तो उसने इस तरीके की योगा प्रैक्टिस की, और यहाँ पे इसको एक मतलब ऑब्वियसली ये इंश्योरेंस बेस्ड सिस्टम है तो हर चीज को बिलिंग के लिए कोई नाम देना पड़ता है। तो ये एक तरीके का ग्रुप थेरेपी उन्होंने डेवलप किया था, ये जॉन काहत-जिन जी ने। मैं एक्चुअली सारी स्लाइड्स कर लूंगी, उसके बाद मैं क्वेश्चंस पे ध्यान दूंगी। अब मैं आपको बता रही हूँ कि क्या रिसर्च बताता है कि क्या फायदा होता है योगा का। मैं इसमें बहुत ही कॉमन टर्म्स यूज नहीं किया है, जैसे कि आप कभी भी गूगल करिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि डिप्रेशन में फायदा होता है, एंजाइटी में फायदा होता है, ट्रॉमा में फायदा होता है, स्लीप में फायदा होता है, लेकिन रियली फायदा कहाँ होता है? रिसर्चर ने इसको देखा है एक्चुअली कि कैसे फायदा हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ये जैसे ये स्लाइड में मैंने सिर्फ वो कुछ रिसर्च टर्म्स जिसको कोरिलेट किया गया है कि उससे योगा से फायदा होता है, और फिर आगे की स्लाइड्स में वो एक्सप्लेन करूंगी। तो पाया गया कि कुछ रिसर्च में पाया गया कि जो हमारे दिमाग की जो कुछ एरियाज होते हैं वहां पे थिकनेस बढ़ जाती है। मैं आगे समझाऊंगी इससे क्या फायदा होता है। फिर पाया गया कि कुछ लेस सलाइवा में कुछ चीजें कम हो जाती हैं जो कि एंजाइटी प्रोवोक करती हैं, या कुछ चीजें बढ़ जाती हैं। अगली स्लाइड्स में आपको ये ज्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड होगा। तो मैं पहले आपको बताना चाहूंगी गाबा एक हमारे ब्रेन में केमिकल रिलीज होता है जो कि एक इनहिबिटरी हार्मोन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। सॉरी, क्या होता है इसका मतलब कि हम जब किसी चीज पे अपना ध्यान लगाते हैं, किसी भी चीज में, अच्छी या बुरी, किसी भी चीज में हम अपना ध्यान लगाते हैं तो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे ब्रेन में बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ और न्यूरोट्रांसमीटर्स का क्या रोल होता है कि वो दूसरे ब्रेन एरिया को शांत करें। तो देयर इज ऑलवेज अ बैलेंस बिटवीन एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, और जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है तो पाया गया है कि एंजाइटी होती है, जबकि एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर इसको गाबा कहते हैं, जिसका मतलब फुल फॉर्म होता है गाबा अमाइनो बुटायरिक एसिड, और ये सबसे इंपॉर्टेंट इनहिबिटरी हार्मोन है। और ये कुछ दवाइयों से, मतलब कि बहुत सारी दवाइयों से, लेकिन कुछ ये जैसे अल्कोहल है, ये सबसे इम्पोर्टेंटली इसी रिसेप्टर पे काम करता है। आगे जाके ये प्रॉब्लम भी हो जाता है, लेकिन शुरुआत में ये इसी जगह काम करता है, ये गाबा रिसेप्टर। कुछ दवाइयां होती हैं जिसको बेंजोडाइजेपिन कहती है, जैसे कि अल्प्राजोलैम होता है, इंडिया में
डायजेपाम के नाम से आता है, जो कि दवाइयों को कम यूज करना चाहिए क्योंकि ये इमीडिएट मोमेंट पे तो फायदा करती हैं, लेकिन फिर इनको जैसे कि शराब की आदत हो जाती वैसे इनकी भी आदत हो जाती, बट दैट्स अगेन अनदर कॉन्वर्सेशन। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको कहा था कि ये टॉक में मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ दूंगी कि कहाँ रिसर्च हुआ है। तो ये एक जर्नल में 2007 में बॉस्टन में ये स्टडी हुई थी। तो इन्होंने MRI किया और कंपेयर किया द लेवल ऑफ गाबा बिफोर एंड आफ्टर 2 एक्टिविटीज। ये एक अनदर थिंग अबाउट रिसर्च होना चाहिए कि देयर शुड बी एन एक्टिव ग्रुप एंड देयर शुड बी इनएक्टिव ग्रुप जिसमें कि आप कंपेयर कर सकते हो। तो इन्होंने एक ग्रुप को 1 घंटे योगा के लिए बोला और दूसरे ग्रुप को 1 घंटे किताब पढ़ने के लिए बोला। तो उन्होंने पाया कि जो गाबा लेवल था, वो जो न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में मैंने आपको बताया था, वो जो योगा कर रहे थे उनके ब्रेन में 27% बढ़ गया। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि गाबा का एंजाइटी और डिप्रेशन से बहुत संबंध है। तो सिंपल एक्सरसाइज, इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग, इंस्टेड ऑफ टेकिंग मेडिकेशन, 27 not simple exercise, yoga is not a simple exercise, but yogic practice से 27% increase in GABA level आया। जबकि जो दूसरा ग्रुप था जो रीड कर रहा था 1 घंटे, उनके GABA level में कोई चेंज नहीं आया। फिर मैंने ये जो सारे एग्जांपल्स में उसमें मैंने आपको सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बारे में बताया था। सेरिब्रल कॉर्टेक्स हमारा ब्रेन है, हमारा स्कल है, उसके बाद हमारा अंदर ब्रेन है। ब्रेन में लेयर्स होते हैं। तो एक जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है जो ऑलमोस्ट यहाँ पे पाया जाता है, दैट इज द सेंटर फॉर एक्सिक्यूटिव फंक्शनिंग, जिसको हम लोग जबकि ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ था, मतलब कि एनिमल ब्रेन से लेके ह्यूमन ब्रेन में जब डेवलपमेंट हुआ, तो ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है इसको सबसे लास्ट में डेवलप हुआ और पाया, और कहा जाता है कि हम इंसान और इंसान की सोच और प्रगति इसी के कारण हुई कि हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बढ़ा। और क्योंकि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स गिव्स अस अटेंशन, मेमोरी, मतलब कि फोकस, सारे वर्किंग मेमोरी, जो कि हम कुछ दिमाग में थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं फिर उसको स्टोर कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में, हमारा डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, अगर किसी का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स नहीं होता है तो उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, लेकिन दैट्स अनदर एरिया। तो कुछ स्टडीज अब मैं आपको बताऊंगी जिसमें पाया गया कि ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है ये थिकर है, क्योंकि एजिंग के साथ आई थॉट कि इमेजेस का कोई रोल नहीं होगा। मैं आपको एजिंग के साथ वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो थिन होने लगता है, और हम जानते हैं कि एजिंग के साथ कॉग्निटिव फंक्शनिंग मतलब भूलना, अटेंशन थोड़ा सा डिक्लाइन होने लगता है। तो उन्होंने स्टडी किया तो देखा गया कि जिनका थिक रहता है उनका कम इफेक्ट होता है। तो ये उन्होंने ब्राजील में ये स्टडी की, और उन्होंने कुछ फीमेल योगीज को लिया और उन्होंने देखा कि जिन्होंने 8 साल तक ये प्रैक्टिस की थी, मतलब 8 साल से वो योगा कर रही हैं, उनका ब्रेन स्कैन किया गया तो उन्होंने पाया कि दे हैड ग्रेटर थिकनेस इन द लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन। फिर और स्टडीज हुई हैं जिन्होंने ये पाया है कि मतलब ठीक है थिक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, बट व्हाट डज दैट मीन? डज दैट मीन कि देयर इज इम्प्रूव्ड ब्रेन फंक्शनिंग? तो उसके लिए भी इमेजिंग स्टडीज की गई। तो कुछ एक कॉम्बिनेशन, एक रिव्यू पेपर था जिसमें 11 स्टडीज का कॉम्बिनेशन था। तो उन्होंने पाया कि not only there was a thickening, there was improved functioning and improved cerebral flow, blood flow. हम लोग हमेशा जानते हैं कि हमें छोटे से बोला गया दिमाग में ठीक से खून जाएगा, शीर्षासन करने से दिमाग में खून जाता है। तो again there was an objective proof by these research study that there are different areas of the brain, not only prefrontal cortex, or area of the brain जो कि attention, focus, cognition, memory इन सब में मदद करता है, उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो थिकनेस भी हुआ, फंक्शनिंग भी इम्प्रूव किया, ब्लड फ्लो भी इम्प्रूव किया, और इसको कोरिलेट किया गया है। ये एविडेंस है कि योगा जैसे बिहेवियरल इंटरवेंशन से हम जो एज रिलेटेड ब्रेन चेंजेस होते हैं उसको रोक सकते हैं, उसको हम
रोक सकते हैं, देर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर मैंने कुछ और टर्म्स उसमें डाले थे जिसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी, क्योंकि दीज आर इम्पोर्टेंट टर्म्स टू नो। ऑफ कोर्स ये डे टू डे प्रैक्टिस में हम लोग नहीं करते, लेकिन अगेन जैसे मैंने बोला था, मेरे को ऑब्जेक्टिव प्रूफ चाहिए कि हाँ ठीक है, मुझे फायदा हो रहा है, लेकिन क्या चेंजेस आ रही हैं। तो ये जो दो चीज मैंने लिखी है, BDNF एंड कोर्टिसोल लेवल। BDNF जो होता है, ये आज की डेट में बहुत हॉट टॉपिक है। बहुत सारे ब्रेन रिलेटेड, डिमेंशिया में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, ब्रेन की सारी तकलीफों में ये जो BDNF है इसका बहुत बड़ा रोल है। एक्चुअली ब्रेन ट्रॉमा में भी, जैसे हेड इंजरी हो जाती है, एक्सीडेंट में चोट लग गया ब्रेन के किसी पार्ट में, तो इसमें भी BDNF का बहुत रोल है। BDNF इज ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर। इसका पर्पस क्या होता है कि ये ब्रेन को हील करने में मदद करती है। और बड़े इंटरेस्टिंग बात है कि अनलाइक अदर थिंग्स इन द ब्रेन वेयर वो ब्रेन में लेवल उसका डिफरेंट होगा, और आप खून में देखना चाहोगे तो उसका लेवल डिफरेंट होगा, क्योंकि हमारे ब्रेन और बॉडी के बीच में एक बैरियर होता है। लेकिन BDNF जो होता है, इसका वो ब्लड ब्रेन बैरियर से वो आराम से क्रॉस कर जाता है, तो ब्लड में बड़े आसानी से इसको टेस्ट किया जाता है। और ये अल्जाइमर में, लर्निंग में, ये सारी चीजों में इसको बहुत अच्छा पाया गया है। फिर कॉर्टिसोल, तो कॉर्टिसोल तो हम सब जानते हैं, कॉर्टिसोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन, जबकि हम परेशान होते हैं तो हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स जो है ब्रेन के कंट्रोल में रहती है, और ये इंक्रीज हो जाती है। फिर देयर आर सर्टेन इन्फ्लेमेटरी इंटरल्यूकिन्स। अगेन मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बता रही हूँ, अगेन ये केमिकल्स है, क्योंकि रिसर्चर्स को जानना है कि ठीक है, हम कह रहे हैं कि ये सारी तकलीफें होती, पर अगर तकलीफ होती है तो पेरिफेरी में, मतलब स्किन कटता है तो हम तो देख सकते हैं कि यहाँ कटा है तो यहाँ पे सूजन हो रही है, ब्रेन में तो हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो ब्रेन में हम लोग ये सारे जो केमिकल्स होती है उनकी तरफ उनसे देखते हैं, इनको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ये एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से बात करने में हेल्प करती हैं। तो इसमें पाया गया कि कुछ इंटरल्यूकिन्स होते हैं, मतलब उनके बड़े सारे नाम होते हैं। कुछ होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, मतलब घाव को बढ़ाते हैं, और कुछ होते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे इंटरल्यूकिन 10 होते हैं। तो ये सारी चीजों को रिसर्चर्स ने ब्रेन में पढ़ा। इन्होंने 38 लोगों को, जो कि जिनका एवरेज एज 34 था, 3 मंथ्स तक योगा और मेडिटेशन के रिट्रीट में भेजा, और उन्होंने ये सारे जो मैंने आपको बताया, BDNF, सलाइवा में कॉर्टिसोल लेवल जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, और वो जो साइटोकाइंस मैंने आपको बताया था, ये सारी चीजें पढ़ी। और इनके हाइपोथेसिस थी कि और इन्होंने पेशेंट्स को, जो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, पहले एंजाइटी और डिप्रेशन का रेटिंग स्केल भी दिया। तो इन्होंने पाया कि जैसे जैसे BDNF बढ़ रहा था, कॉर्टिसोल लेवल कम हो रहा था, और इन्फ्लेमेशन को बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन्स कम हो रहे थे, और इन्फ्लेमेशन को कम करने वाले इंटरल्यूकिन्स ज्यादा हो रहे थे, वैसे वैसे जो पार्टिसिपेंट्स थे उनके डिप्रेशन और एंजाइटी भी कम हो रहे थे। सो दिस इज एन ऑब्जेक्टिव प्रूफ कि हमारे ब्रेन में न्यूरोकेमिकल चेंजेस भी देखे जाते हैं। और फिर आता है, मैं 3 कॉमन एग्जाम्पल दे रही हूँ योगा के, जो कि हम सभी को किसी ना किसी तरीके से इफेक्ट करता है, जैसे कि इंसोम्निया है, पेन है, PTSD है। तो इंसोम्निया जो है वो इसमें जो रिसर्च स्टडीज हैं वो इंसोम्निया में ये पाई गई कि, और ये तो हम और आप भी कई बार देखे होंगे कि जब बहुत एग्रेसिव योगा का एक्सरसाइज हम लोग कर लेते हैं तो हम लोग अक्सर बोलते हैं कि जब शवासन के पोज में आते हैं, एटलीस्ट मेरे साथ तो ये होता है, जब मैं शवासन के पोज में आती हूँ तो मुझे अक्सर झपकी सी आने लगती है। तो दैट इज ऑलरेडी एन एग्जाम्पल अबाउट इन कि ये नींद कैसे, मन
शरीर और दिमाग से मन शांत होता है और आदमी को नींद आती है। एक्चुअली रिसर्चर्स ने स्टडीज किए हैं और उनमें पाया गया है कि इंसोम्निया में भी इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर मैंने एक टेक्निकल टर्म बीच में डाल दिया जिसको मैं पीटीएसडी बताना चाह रही थी। पीटीएसडी एक्चुअली सबसे पहले देखा गया था वॉर वेटरन्स में, लेकिन आपको मैं ये बात बता दूं कि हमारी जिंदगी में जो है पीटीएसडी ट्रॉमा का बहुत अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा इफेक्ट है। एक्सीडेंट में डेथ हुई, कोविड के समय डेथ हुई कि अपने लव्ड वंस की, हमें पर्सनली कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो PTSD ऑफ कोर्स इज अ साइकियाट्रिक डायग्नोसिस जिसमें और बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, पर पाया गया है कि योगा प्रैक्टिस से ट्रॉमा में भी इफेक्ट पड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉनिक पेन में ये जो कि हमारी जीवन का, हमारे मॉडर्न लाइफ का सबसे बड़ा वो है, क्या कहते हैं, कर्स है, बेन है, वो हम सभी, आई एम श्योर कि हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम सबसे पूछा जाए तो हम सभी किसी न किसी तरीके के क्रॉनिक पेन से सफ़र करते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जानती हूँ कि मैंने शुरुआत में जब मैं यंगर थी तो मैंने बहुत सारी वेट लिफ्टिंग की, मैं वेट्स उठाती थी तो मुझे बैक पेन की प्रॉब्लम होने लगी। एक्चुअली उसी के कारण मैंने योगा शुरू किया और मैंने पाया कि धीरे धीरे मेरा बैक पेन ख़त्म हो गया। पर मतलब अगेन दिस इज एन एनेक्डोटल रेफरेंस, मेरी अपनी एक्सपीरियंस है, लेकिन देयर इज इनफ रिसर्च अबाउट इट। मैं जैसे कि इन्होंने रूमेटाइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स को, रूमेटाइड आर्थराइटिस इज अ वेरी सीरियस डिजीज जिसमें जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है, उन्होंने पाया कि इट्स बेनिफिशियल फॉर आर्थराइटिस। यहाँ तक योगा का फायदा है कि अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन कहता है कि बिफोर यू स्टार्ट एनी ट्रीटमेंट फॉर क्रोनिक पेन you should recommend patients to participate in yoga, physical therapy, before you actually give patients any medications, because it has been found कि ये इतना effective है। तो already उन्होंने अपनी guidelines change कर दी है। बस लास्ट में मैं आपको बताऊंगी, मेटा एनालिसिस एक होती है चीज जिसमें बहुत सारे रिसर्च को एक साथ देखा जाता है। तो एक रिसर्च था जिसमें 1557 पेशेंट्स को, जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी घुटने में, उन्होंने योगा किया और उनका नी का आर्थराइटिक सिम्टम्स काफी कम हो गया और उनका फिजिकल फंक्शनिंग और वेल बीइंग इम्प्रूव हो गई। तो मेरा पर्पस ऑफ दिस presentation was to just try to bring it out there कि योगा शरीर, मन और दिमाग सबके लिए फायदेमंद होता है। Thank you very much. This is all I had to say. अब आपको कोई क्वेश्चन तो प्लीज गो ahead and ask me. तब तक बिंदु आप ये बताइए कि जो बहुत सारे जो मेंटल डिजीज हैं उसमें बताया गया कि वो हेरिडिटी से भी आता है। बिल्कुल। तो जो हेरिडिटी से, पहला तो है कि आता है या नहीं आता है, अगर उसको आप बता सकते हैं कि हाँ ये सही है। दूसरा, अगर हेरिडिटी से आता है तो क्या योग से उसे हम ठीक कर सकते हैं? तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हेरिडिटी का बहुत रोल होता है, जेनेटिक बेसिस का मेंटल इलनेस में बहुत ज़्यादा रोल होता है, लेकिन हमने एग्जैक्टली अभी तक कोई जेनेटिक बेसिस आइडेंटिफाई नहीं किया है कि जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम होता है या हंटिंगटन, कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें एग्जैक्टली पता हो कि अगर इस क्रोमोसोम में खराबी है तो इनके परिवार में ये बीमारी हो जाती है। मेंटल हेल्थ में नहीं है। अभी की डेट में मेंटल हेल्थ के जो मेंटल इलनेस की जो डायग्नोसिस होती है, इट्स अ कॉम्बिनेशन, मतलब कि आपने हेरिडिटी में जैसे आपको डिप्रेशन की बीमारी आपके माँ को थी, पापा को थी, मतलब परिवार में ये तकलीफ है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता 100% कि आपको ये बीमारी होगी। तो इसमें योगा का रोल हुआ। जैसे आप जानते हैं कि मेरे परिवार में एंजाइटी की प्रॉब्लम है, तो मैं योगा का यूज करूंगी, जिससे कि मैं ऐसा सोचती हूँ 2 स्विच होती है। पहली स्विच तो आपकी ऑन हो गई कि आपको फैमिली में थी, लेकिन दूसरी स्विच जो ऑन होने को रोकने के लिए, जो हम अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को बेटर कर सकते हैं, उसमें योगा का ट्रिमेंडस रोल है। जब आप अपना
अपना स्ट्रेस कम कर सकते हैं, और मैंने आपको ये सारे चेंजेस ब्रेन में बताए जो आप कर सकते हैं. तो सो टू आंसर योर क्वेश्चन, यस, हेरिडिटी हैज अ रोल, बट एट द सेम टाइम yoga can prevent it from happening. Thank you. I have a question here. I don't know whether it is relevant with this. When we have rigid mindset or any kind of stereotype mindset, क्या वो lead करता है to mental sickness? Or if it is so, can this exercises help it out? Absolutely. So, मैंने इसलिए स्टार्टिंग में माइंडफुलनेस के बारे में बताया. टू आंसर फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, यस, रिजिड माइंडसेट इज एन इंडिकेटर ऑफ देयर आर सर्टेन डिसऑर्डर्स. लाइक अगेन, डिसऑर्डर बनने में किसी चीज को बहुत ज्यादा तक जाना पड़ता है, पर जैसे कि कुछ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होते हैं जिसमें आदमी को एक तरीके से ही सब कुछ चाहिए होता है, और अगर वो नहीं होता है तो उनको एंजाइटी होने लगती है. जैसे हाथ धोने की बीमारी होती है, उनको पता है कि उनका हाथ साफ होता है. दैट्स अ वेरी डिसऑर्डर्ड वे ऑफ थिंकिंग. उनको पता है उनका हाथ साफ है, पर दे कांट स्टॉप वॉशिंग देयर हैंड्स. सो how does yoga help in that? Yoga helps in that in increasing the flexibility of brain, because you are focusing not on that action anymore. You are focusing on your breathing, on your body movements. So with the yoga practice, you make your brain more plastic. Actually, neuroplasticity is a very hot topic. पहले हम लोग कहते थे कि अरे इसके तो दिमाग में चोट लग गया, अब कुछ नहीं हो सकता, इसको तो एक्सीडेंट में ब्रेन इंजरी हो गई. पर फिर साइंटिस्ट ने पाया कि नहीं, एक्सरसाइज से ब्रेन जो है रीजनरेट करने लगा, न्यूरॉन्स भी रीजनरेट करने लगे. तो हमारे ब्रेन में इनहेरेंटली बहुत कैपेसिटी होती है रीजनरेशन से. सो टू आंसर योर क्वेश्चन, योगिक एक्सरसाइज कैन and will help in reducing the rigid thinking. Thank you. एक और क्वेश्चन था, Alzheimer जो होगा, if it is too, it has gone to the extent, can it be reverted with exercises? किस चीज की बात की? Alzheimer का जो डिजीज है. अल्जाइमर्स. अच्छा, हाँ, अल्जाइमर जो है, ओके, सो अल्जाइमर के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, एंड एक्चुअली उसमें इमेजिंग स्टडी में ब्रेन में चेंजेस देखे जाते हैं. तो आई कैन नॉट से दैट एडवांस्ड अल्जाइमर्स कैन be improved or not, but early Alzheimer में again that BDNF जो मैंने बताया था आपको, studies have shown that वो बढ़ती है, तो early Alzheimer's को हम कम कर सकते हैं. In fact, अगर आप उस तरह से देखें तो कोई दवाइयां भी नहीं है. हमारी सारी जो दवाइयां सिर्फ अर्ली अल्जाइमर्स के लिए है. जो एडवांस अल्जाइमर में, उसमें तो हम सिर्फ सपोर्टिव केयर करते हैं. जब तो यस, अल्जाइमर में भी उसको डिले कर सकती है, चेंजिंग फ्रॉम अर्ली टू एडवांस्ड. Thank you. Anybody has got any question, please ask, because she has to again go for seeing the patient, so she has very less time. एक दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं. बिंदु जी, हाउ अबाउट डिमेंशिया? हाँ, वही मैं मामी वही क्वेश्चन पूछ रही थी. डिमेंशिया के, अल्जाइमर इज अ काइंड ऑफ डिमेंशिया. डिमेंशिया के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं. जैसे हाइपरटेंशन से भी डिमेंशिया होता है, जिसको वैस्कुलर डिमेंशिया कहते हैं. तो अर्ली डिमेंशिया में, जबकि आप अर्ली फॉरगेटफुलनेस जो होती है और अर्ली चेंजेस जो है, योगा कैन डेफिनेटली हेल्प. मेरे एक स्लाइड में वो उसके बारे में भी था जो मैंने बताया था ना, BDNF जो ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर है, उसमें इम्प्रूवमेंट होता है. और जो वैस्कुलर डिमेंशिया देखा गया, उसमें क्या पाया जाता है कि माइक्रो स्ट्रोक्स होते हैं ब्रेन के कुछ एरियाज में, मतलब वहां पे खून नहीं पहुंच पाता है. और आपको याद होगा, मैं एक स्लाइड में बताई थी कि योगा से ब्लड फ्लो इम्प्रूव करता है, तो वो पाया गया है कि इट विल डेफिनेटली कॉज इम्प्रूवमेंट इन द ब्लड फ्लो इन द रीजन. सो यस, इट कैन डिले द ट्रांजिशन ऑफ फ्रॉम अर्ली डिमेंशिया टू सिवियर डिमेंशिया. Okay, thank you. Yeah. Hello, Binduji. Can I say the same for advanced Parkinson patient? I mean, because I think it's similar because he's not able to move. That's my father. And he's in advanced stage and he can't move by his own at all. हाँ,
मुझे बहुत दुख हुआ सुन के। ये मेरे लिए पर्सनल इंटरेस्ट पे भी है क्योंकि मेरे फादर को भी पार्किंसन था। मेरे फादर गुजर गए 2019 में। लेकिन मैं आपको ये बता दूंगी कि मैं अगेन ये पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, पर देयर हैज़ बीन इनफ स्टडीज कि अर्ली पार्किंसन के जो मूवमेंट चेंजेस होते हैं, अगेन हमारा माइंड और बॉडी कनेक्टेड है। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो लेट पार्किंसन के पेशेंट भी होते हैं ना, जो कि बिल्कुल फ्रोजन होते हैं, जो कि मूव नहीं कर सकते ऑलमोस्ट, वो उनको साइकिलिंग बाइसिकल चलाने के लिए बोला गया तो वो बहुत अच्छे से चला सकते हैं, which is so interesting where you can't move. But I know this is not what your question is. What I'm trying to use this as an example to explain that movement is a very complicated process which involves different areas of the brain. But to answer your question, I can't answer about advanced yoga, Hina ji, but early advanced Parkinson's, when the person is completely frozen, but अर्ली पार्किंसंस में मैंने अपने पापा पे भी देखा था कि बहुत फायदा हुआ था उनको। स्पेशली मैंने पाया था कि उनको जब वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी थी, उससे उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। और एक चीज़ बहुत कॉमनली, अगेन दिस इज एनेक्डोटल एविडेंस, मेरे पापा के बारे में बता रही हूँ कि आपका बॉडी का जब कंट्रोल खत्म होने लगता है तो आपको एंजाइटी होने लगती है, क्योंकि आप मैं ये पेन कुछ भी कर क्यों नहीं सक रहा हूँ। तो उसमें भी मैंने देखा था कि उनको बहुत फायदा हुआ था। पर अगर आपका मूवमेंट पूरा सीज हो गया है, अगर आई नो देयर आर अदर ट्रीटमेंट, सेनामेट वगैरह से थोड़ी देर के लिए जब खुलता है तो भी योगिक एक्सरसाइज, क्योंकि अगर आप पूरे फ्रोजन भी हो तो कुछ समय के लिए दवाइयों से थोड़ा मूवमेंट होता है, तो उसमें भी योगा का रोल होता है। Thank you. I know he is not able to move at all, so and we feel helpless that he is not able to do, and same with him also. He feels helpless, he can't do anything. Yeah, it is definitely very, and it is also for the caregivers. Caregiver के बारे में जो उनका ख्याल रखते हैं, उनके लिए भी योगा का बहुत रोल होता है। उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। फ्रॉम अ एबल बॉडीड पर्सन नॉट बीइंग एबल टू डू एनीथिंग इज वेरी ट्रॉमेटिक। तो केयर गिवर्स के लिए भी योगा का बहुत रोल होता है, क्योंकि उनके लिए भी ये बहुत स्ट्रेसफुल होता है। आई एम सॉरी आई कांट कंप्लीटली आंसर योर क्वेश्चन, बट I hope if you can see there is a role, I would strongly recommend. All right, thank you so much. ब्रेन स्ट्रोक्स जब होती हैं और पेशेंट पैरालाइज हो जाता है, उस समय भी कुछ इसका रिसर्च ने कुछ बोला है, उससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं क्या योगा से? मैंने एग्जैक्टली स्ट्रोक पे तो देखा नहीं है, पर मैंने रिसर्च देखा नहीं। आई एम श्योर देयर इज समबडी समवेयर डूइंग सम रिसर्च अबाउट स्ट्रोक, बट देयर इज डेफिनेटली रोल ऑफ इम्प्रूव्ड blood flow in different parts of the brain, which has been correlated with improvement on stroke related symptom. तो मैं आपके क्वेश्चन को ये बता रही हूँ कि जब एग्जैक्ट पैरालिसिस हो गया है किसी सर्टेन पार्ट ऑफ द बॉडी में, तो उसमें योगा से हेल्प होता है कि नहीं होता मैं नहीं जानती हूँ, मैंने उसके बारे में नहीं पढ़ा है। लेकिन ये जरूर जानती हूँ कि जो ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो जाता है तो फ्यूचर स्ट्रोक्स प्रिवेंट होती हैं, और ये जो उससे डिसेबिलिटी होती है वो थोड़ी कम हो सकती है। ओके, थैंक यू। तो अभी काफ़ी समय हो गया है, इन्हें भी जाना है हॉस्पिटल। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बिंदु, आपने बहुत अच्छे से कवर किया। और कोशिश ये थी कि हम तो जैसे योग जब सिखाते हैं तो बताते हैं कि आप श्वास लो, श्वास छोड़ो और उस पर ध्यान दो। दूसरा, दाएं राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, ऑब्जर्व द मूवमेंट। बट अगर कोई डॉक्टर और जो इस चीज़ को जानता है कि राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, अवेयरनेस, और जब रिसर्च से उसको सब्सटैंशिएट करता है, उसे प्रूफ करता है, तो एक विश्वास बढ़ती है। और कोई भी चीज़ अगर हम विश्वास और समझ से करते हैं तो उसका इफेक्टिवनेस मेनी फोल्ड बढ़ जाता है। जैसा मेरा मानना है, और भी लोग इससे बिल्कुल सहमत होंगे कि अगर हम समझ और समझदारी और ये रिसर्च से जो डेटा आए हैं, तो इसको अगर हम देखें और जो आपने बताया है, जो कि बिल्कुल ओपन सोर्स है, कोई भी देख सकता है, तो एक फेथ रीजेनरेट करता है
यौगिक प्रैक्टिस जो कि एक एंशियंट इंडियन सिस्टम है, जो कि काफ़ी नेग्लेक्टेड, इग्नोर्ड रहा है, बट अभी शुरू हो गया है, इसमें लोग काफ़ी जुड़ने लगे हैं। तो आपका आज का टॉक इस डायरेक्शन में, आई थिंक इट इज़ ए लैंडमार्क टॉक एंड वी विल ऑल गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। वंस अगेन, थैंक यू सो मच बिंदु।